हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आज का टॉपर नीच साइंस। आज हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करने वाले हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। हर कॉन्सेप्ट को इजी इंग्लिश में समझेंगे। और हाँ, बॉटनी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके पूरी बॉटनी प्लेलिस्ट देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एनिमल टिश्यूज आखिर होते क्या हैं। फिर हम डिटेल में जाएंगे एपिथेलियल टिश्यू में, जिसे बॉडी का प्रोटेक्टर भी कहते हैं। उसके बाद देखेंगे कि सेल जंक्शंस इन सबको जोड़कर कैसे रखते हैं। फिर आएगा कनेक्टिव टिश्यू यानी बॉडी का सपोर्टर। इसके बाद मस्कुलर टिश्यू जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आखिर में न्यूरल टिश्यू जो पूरी बॉडी का मास्टर कंट्रोलर है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये एनिमल टिश्यूज हैं क्या? देखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में सेल्स अकेले काम नहीं करते। वो ना स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स बना लेते हैं, टीम्स की तरह, ताकि एक स्पेसिफिक काम कर सकें। बस इन्हीं टीम्स को हम टिश्यूज कहते हैं। अगर हम इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देखें तो टिश्यू एक ग्रुप है सिमिलर सेल्स का, जो इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस के साथ मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है ना, यानी सेल्स के बीच का मटेरियल, ये बहुत ज़रूरी है। यही इनको जोड़कर रखता है। और इसी कॉन्सेप्ट से हम सेल्स से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, और फिर पूरे ऑर्गन सिस्टम्स तक पहुंचते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पर टिश्यूज को 4 मेन टाइप्स में बांटा गया है: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। और एक इंटरेस्टिंग बात इनके ऑरिजिन की है। कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यू दोनों ही मीजोडर्म से आते हैं, यानी एम्ब्रियोनिक मिडिल लेयर से, जबकि हमारा न्यूरल टिश्यू एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है, जो कि आउटर लेयर है। चलिए अपने पहले टाइप से शुरू करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। आप इसे बॉडी का प्रोटेक्टर समझ सकते हैं। ये हमारी पूरी बॉडी की कवरिंग बनाता है और हमारे सभी इंटरनल ऑर्गन्स और कैविटीज की लाइनिंग भी यही बनाता है। एपिथेलियल टिश्यू के कुछ खास फीचर्स हैं। इसका हमेशा एक फ्री सरफेस होता है, जो या तो बाहर की दुनिया को फेस करता है या बॉडी के अंदर किसी फ्लूइड को। इसके सेल्स एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए इनके बीच में बहुत कम जगह होती है। ये सभी सेल्स एक फाउंडेशन पर रेस्ट करते हैं, जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये अवैस्कुलर होता है, यानी इसमें कोई डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होती। इसका मतलब इसे अपने न्यूट्रिएंट्स नीचे के टिश्यू से डिफ्यूजन के जरिए लेने पड़ते हैं। अब हम एपिथेलियल टिश्यूज को 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सिंपल एपिथेलियम, जिसमें सिर्फ एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती हैं। इसका मेन काम लाइनिंग, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का होता है। दूसरा ग्रुप है कॉम्पाउंड एपिथेलियम, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सेल लेयर्स होती हैं। जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसका मेन काम प्रोटेक्शन का है। सिंपल एपिथेलियम के अंदर सेल्स की शेप उसके फंक्शन के बारे में बहुत कुछ बताती है। पहले इनकी शेप्स देख लो। स्क्वेमस सेल्स बिल्कुल टाइल्स की तरह फ्लैट होते हैं। क्यूबॉइडल सेल्स, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, क्यूब शेप्ड होते हैं। और कोलमनर सेल्स पिलर्स की तरह लंबे और पतले होते हैं। अब आगे देखते हैं कि इनकी शेप्स इनके काम से कैसे जुड़ी हुई हैं। ये टेबल स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिंक को बिल्कुल साफ दिखाता है। देखो, स्क्वेमस सेल्स इतने पतले हैं, इसीलिए वो डिफ्यूजन के लिए परफेक्ट है। तभी तो ये हमारे लंग्स के एयर सैक्स यानी एल्वियोली में मिलते हैं। क्यूब शेप्ड कुबॉइडल सेल्स सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के लिए बेस्ट है, इसीलिए ये ग्लैंड्स के डक्ट्स में होते हैं। और लंबे कोलमनर सेल्स भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के लिए ही है, और ये हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग बनाते हैं। लोकेशन हमेशा फंक्शन से मैच करती है। कभी कभी कलमनर या क्यूबॉइडल सेल्स में कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं। अगर उनके सरफेस पर सिलिया यानी छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हों तो उसे सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। इसका काम पार्टिकल्स को मूव करना है, जैसे हमारे ब्रोंक्यूल्स में। और अगर सेल्स सिक्रीशन के लिए स्पेशलाइज हो जाएं तो वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम बनाते हैं। ये एक सिंगल सेल भी हो सकता है, जैसे गॉबलेट सेल, या फिर मल्टी सेलुलर, जैसे हमारी सलाइवरी ग्लैंड। अब ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम 2 तरह के ग्लैंड्स बनाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अपने प्रोडक्ट्स जैसे सलाइवा या डाइजेस्टिव एंजाइम्स डक्ट्स या ट्यूब्स के थ्रू रिलीज करते हैं। इसके आगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस होते हैं। ये अपने प्रोडक्ट्स, जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करते हैं। तो हमने देखा कि सेल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, पर आखिर ये आपस में जुड़े कैसे रहते हैं? यहाँ आते हैं सेल जंक्शंस। ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जो इंडिविजुअल सेल्स के बीच में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों तरह के लिंक्स प्रोवाइड करते हैं। सेल जंक्शंस 3 मेन टाइप्स के होते हैं। टाइट जंक्शंस एक जिपर की तरह काम करते हैं, जो सेल्स के बीच से चीज़ों को लीक होने से रोकते हैं। अडहेरिंग जंक्शंस ग्लू की तरह काम करते हैं,
जो आसपास के सेल्स को सीमेंट करके यानी जोड़ कर रखते हैं। और गैप जंक्शंस छोटी छोटी टनल्स बनाते हैं जो आजू बाजू के सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करती हैं ताकि रैपिड कम्युनिकेशन हो सके। एक बात ध्यान रखना, ये जंक्शंस एपिथेलियल टिश्यू में मिलते हैं पर कनेक्टिव टिश्यू में एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट अप हमारा अगला टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा अबंडेंट और सबसे ज्यादा फैला हुआ टिश्यू है। जैसा इसका नाम है, इसका प्राइमरी फंक्शन है दूसरे टिश्यूज और ऑर्गन्स को लिंक और सपोर्ट करना। इस टिश्यू के सेल्स प्रोटीन फाइबर्स जैसे कोलेजन और इलास्टिन सीक्रेट करते हैं एक बैकग्राउंड मैट्रिक्स में। इन्हीं फाइबर से स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी मिलती है। इस रूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है ब्लड। ब्लड के सेल्स ये स्ट्रक्चरल फाइबर सीक्रेट नहीं करते। हम सभी कनेक्टिव टिश्यूज को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर टेंडन्स और लिगामेंट्स का डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। इसको याद रखने का एक आसान तरीका है। टेंडन्स मसल को बोन से जोड़ते हैं, इसका निमोनिक है TMB, टेंडन, मसल, बोन, और लिगामेंट्स बोन को बोन से जोड़ते हैं, तो इसका निमोनिक है LBB, लिगामेंट, बोन, बोन। सिंपल है पर नीट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। चलो अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज को देखते हैं। कार्टिलेज सॉलिड होता है पर प्लायबल होता है, यानी मुड़ सकता है। इसके सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। बोन कैल्शियम सॉल्ट्स की वजह से हार्ड और नॉन प्लायबल होता है और इसके सेल्स हैं ऑस्टियोसाइट्स। और आखिर में ब्लड, जो अपने फ्लूइड मैट्रिक्स यानी प्लाज्मा की वजह से एकदम यूनिक है और इसमें कोई फाइबर्स नहीं होते। हमारी बॉडी का हर एक मूवमेंट, चलने से लेकर दिल के धड़कने तक, मस्कुलर टिश्यू की वजह से होता है। इसकी सबसे खास प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी शॉर्टन और रिलैक्स होकर फोर्स और मोशन जनरेट करने की एबिलिटी। दिखने में ये तीनों मसल टाइप्स काफी अलग हैं। जरा स्केलेटल मसल को देखो, आपको इसमें साफ साफ स्ट्राइप्स या स्ट्राइएशंस दिखेंगी। स्मूथ मसल में इसके आगे ये बैंड्स बिल्कुल नहीं होते। और आखिर में कार्डियक मसल भी स्ट्राइटेड है, पर इसका की फीचर नोटिस करो, इसके सेल्स ब्रांच्ड हैं जो बाकी दोनों में नहीं है। ये कंपैरिजन कुछ बहुत जरूरी डिफरेंसेस बताता है। स्केलेटल मसल ही अकेला ऐसा टाइप है जो हमारे कॉन्शियस यानी वॉलंटरी कंट्रोल में है। स्मूथ और कार्डियक दोनों ही इनवॉलंटरी हैं। 2 यूनिक फीचर्स पर खास ध्यान दो। सिर्फ स्केलेटल मसल ही मल्टी न्यूक्रिएटेड होता है और सिर्फ कार्डियक मसल ही ब्रांच्ड होता है। ये इनको पहचानने के की पॉइंट्स हैं। और आखिर में हम अपने लास्ट टिश्यू टाइप पर आ गए हैं, न्यूरल टिश्यू। ये बॉडी का मास्टर कंट्रोलर है जो एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को सेंस करने और हमारे रिस्पॉन्सेस को कोऑर्डिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। न्यूरल टिश्यू 2 मेन तरह के सेल्स से बना होता है। पहले हैं न्यूरॉन्स, जो नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट्स हैं। ये एक्साइटेबल सेल्स हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं। दूसरे टाइप के सेल्स हैं न्यूरोग्लियल सेल्स, जो एक एसेंशियल सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं, न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट और नरिश करते हैं। और यहाँ एक सरप्राइजिंग फैक्ट है, भले ही सारा अटेंशन न्यूरॉन्स को मिलता है, लेकिन न्यूरोग्लियल सेल्स ही हमारे पूरे न्यूरल टिश्यू का आधे से ज्यादा वॉल्यूम बनाते हैं। आप इन्हें नर्वस सिस्टम की साइलेंट मेजॉरिटी कह सकते हैं। तो ये था एनिमल टिश्यू का कंप्लीट पार्ट। अब हम नेक्स्ट लेवल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को और डीपली समझेंगे। चलो कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, सो हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक्स तो देख लिए। अब इसको और भी अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर समझने के लिए हम एक बहुत ही कॉमन ऑर्गेनिज्म पे फोकस करेंगे, और वो है कॉकरोच। हाँ, आई नो, बट ट्रस्ट मी, एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रोड मैप देख लेते हैं, हम कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे। सबसे पहले द बेसिक्स एंड मॉर्फोलॉजी, यानी बाहर से कैसा दिखता है। फिर हम अंदर घुसेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन, उसके बाद एक्सक्रीशन एंड नर्वस सिस्टम, और फाइनली रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। बेसिकली A to Z सब कुछ कवर करेंगे। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सेक्शन 1, द बेसिक्स एंड मॉर्फोलॉजी। इस सेक्शन में हम कॉकरोच की पहचान करेंगे। Who is he? कैसा दिखता है? उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है? लेट्स डाइव इन। चलो कुछ क्विक फैक्ट्स से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, इसका साइंटिफिक नेम जो आपको याद रखना है, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। साइज करीब 34 to 53 mm लॉन्ग। और इसकी आदत, यह है नॉक्टर्नल यानी रात का राजा, और ओमनिवोरस मतलब पार्टी में जो भी मिलेगा सब चलेगा। क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। ये आता है फाइलम आर्थ्रोपोडा में और क्लास इंसेक्टा। बॉडी को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, हेड,
थोरैक्स एंड एब्डोमेन। सिंपल। और वो जो इसका टिपिकल ब्राउन कलर है ना, वो इसके हार्ड चिटिनस एक्सोस्केलेटन की वजह से है। गॉट इट? सिंपल फैक्ट। ओके, अब देखो, इसका जो एक्सोस्केलेटन है ना, वो एक सॉलिड पीस नहीं है। वो छोटे छोटे हार्ड प्लेट से बना है, जिन्हें हम कहते हैं स्क्लेराइट्स। अब यहाँ एक डिटेल है जो इम्पॉर्टेंट है। जो प्लेट्स ऊपर यानी डोर्सल साइड पे हैं, उन्हें कहते हैं टर्गाइट्स, और जो नीचे वेंट्रल साइड पे हैं, उन्हें कहते हैं स्टर्नाइट्स। सिंपल है ना? टी फॉर टॉप टर्गाइट्स, एस फॉर वेल नीचे स्टर्नाइट्स। और इन प्लेट्स को आपस में कौन जोड़ता है? एक पतली सी फ्लेक्सिबल सी मेम्ब्रेन, जिसका नाम है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। इसी की वजह से कॉकरोच इतना फ्लेक्सिबल होता है और आराम से मूव कर पाता है। चलो अब बॉडी के पहले पार्ट पे फोकस करते हैं, द हेड। इसका शेप देखो, ट्रायंगुलर है। और एक अजीब बात है, ये बॉडी के राइट एंगल पे यानी 90 डिग्री पे होता है। इट्स काइंड ऑफ परपेंडिकुलर। और पता है, ये हेड एक्चुअली 6 सेगमेंट्स के जुड़ने से यानी फ्यूजन से बना है। एक छोटा सा फ्लेक्सिबल नेक इसको थोरैक्स से जोड़ता है, और इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये अपना सर लिटरली किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकता है। अमेजिंग, राइट? अब हेड पे है क्या क्या? अ पेयर ऑफ कंपाउंड आईज, देखने के लिए। एक जोड़ी धागे जैसे एंटीने जो सेंसरी रिसेप्टर्स से भरे होते हैं। और हाँ, खाने के लिए बाइटिंग एंड चूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स। लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल्स, मैग्जिले, ये सब इसके टूल्स हैं। ओके, हेड से नीचे आते हैं थोरैक्स पर। थोरैक्स के 3 पार्ट्स हैं, याद रखना, प्रो, मेसो और मेटाथोरैक्स। अब यहाँ से निकलते हैं विंग्स, 2 पैर। जो पहला पैर है आगे वाला, उसे कहते हैं फोर विंग्स, या एक स्पेशल नाम है टेगमीना। ये निकलते हैं मीजोथोरैक्स से। ध्यान देना, ये ओपेक, डार्क और थोड़े लेदरी होते हैं। इनका काम उड़ना नहीं है, ये बस एक कवर की तरह है जो नीचे वाले डेलिकेट विंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। असली हीरो कौन है? हिंड विंग्स। ये निकलते हैं मेटाथोरैक्स से। ये ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस हैं और यही हैं जो फ्लाइट में यूज होते हैं। सो टेगमीना फॉर प्रोटेक्शन, हिंड विंग्स फॉर फ्लाइट। क्लियर? नेक्स्ट स्टॉप द एब्डोमेन। इसमें टोटल 10 सेगमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, जिससे तुम मेल और फीमेल कॉकरोच को पहचान सकते हो। ध्यान से सुनना, दोनों में मेल हो या फीमेल, 10th सेगमेंट पर आपको एनल सर्सी मिलेंगे। ये जॉइंटेड धागे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं दोनों में, लेकिन एक बट है। सिर्फ और सिर्फ मेल्स में 9th सेगमेंट पर एक और स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा थ्रेड लाइक, जिसे कहते हैं एनल स्टाइल्स। स्टाइल सिर्फ मेल के पास है, ऐसे याद रख लो। सो एनल सर्सी बोथ, एनल स्टाइल्स ओनली इन मेल्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सो मार्क इट। ऑलराइट, तो हमने कॉकरोच को बाहर से तो पूरा देख लिया। अब टाइम है अंदर झांकने का। लेट्स मूव ऑन टू द इंटरनल एनाटॉमी, और शुरुआत करेंगे सेक्शन 2 से, द डाइजेस्टिव सिस्टम। चलो देखते हैं कि ये जो कुछ भी खाता है उसका होता क्या है। लेट्स फॉलो द पाथ ऑफ फूड। कॉकरोच का पूरा एलिमेंट्री कनाल यानी डाइजेस्टिव ट्रैक 3 मेन सेक्शंस में डिवाइडेड है। सिंपल है, फोगट, मिडगट और हाइंडगट। सोचो, फूड एक जर्नी पे निकला है। सबसे पहले वो एंटर करेगा फोगट में, वहां वो मिलेगा माउथ, फेरिंग्स, ऑसोफेगस से। फिर क्रॉप में आके थोड़ा रेस्ट करेगा। क्रॉप एक स्टोरेज बैग जैसा है। फिर आगे बढ़ेगा गिजर्ट की तरफ। फोगट के बाद जर्नी का नेक्स्ट स्टॉप है मिडगट, जिसका एक और नाम है मेसेंटेरॉन। और लास्ट में सारा वेस्ट मटेरियल हाइंडगट से होता हुआ यानी आइलियम, कोलन और रेक्टम से होता हुआ बाहर। सो फोगट, मिडगट, हाइंडगट, सिंपल पाथ। अब इस जर्नी में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन था, गिजर्ड। इसका एक फैंसी नाम भी है, प्रोवेंट्रिकुलस। तो गिजर्ड है क्या? बेसिकली ये कॉकरोच का पर्सनल मिक्सी है, मिक्सर ग्राइंडर। इसका काम है फूड को पीसना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। और ये काम ये करता कैसे है? इसके अंदर 6 हाईली काइटिनस प्लेट्स हैं जो टीथ की तरह काम करती हैं, फूड को रगड़ रगड़ के पीस देती हैं। और इस मिक्सी को पावर कहाँ से मिलती है? बाहर की तरफ थिक सर्कुलर मसल्स हैं जो इसको घुमाती हैं। सो गिजर्ड इज द ग्राइंडिंग मशीन। अब देखो, इन 3 सेक्शंस के बीच में जो जंक्शंस है ना, दे आर सुपर इंपॉर्टेंट, लैंडमार्क्स हैं। पहला जंक्शन है फोगट और मिडगट के बीच। यहाँ पर आपको 6 से 8 उंगलियों जैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। इनका नाम है हिपैटिक सीका, और इनका काम क्या है? डाइजेस्टिव जूस बनाना। सिंपल,
अब आओ दूसरे जंक्शन पे, मिडगट और हिंडगट के बीच। यहाँ पे आपको 100 to 150 पतले धागे जैसे मालपिजियन ट्यूब्यूल्स मिलेंगे। ये डाइजेशन में नहीं बल्कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, हेपेटिक सीका एट फर्स्ट जंक्शन फॉर डाइजेशन, मालपिजियन ट्यूब्यूल्स एट सेकेंड जंक्शन फॉर एक्सक्रीशन। चलो, डाइजेशन तो हो गया, अब हम दो और वाइटल सिस्टम्स को एक साथ देखेंगे। सेक्शन 3, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन, यानी कॉकरोच सांस कैसे लेता है और उसकी बॉडी के अंदर चीजें जैसे न्यूट्रिएंट्स घूमती कैसे हैं। लेट्स चेक इट आउट। कॉकरोच का सांस लेने का तरीका हमसे बिल्कुल अलग है। इट्स रियली कूल एक्चुअली। उसके पास नाक नहीं है। इंस्टेड उसकी बॉडी के साइड में 10 जोड़ी यानी 10 पेयर्स ऑफ छोटे छोटे होल्स होते हैं। इन्हें कहते हैं स्पिरिकल्स। ये हैं उसके नाक। हवा यहाँ से अंदर जाती है, फिर ये स्पिरिकल्स एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स में खुलते हैं जिसे कहते हैं ट्रेकिया। सोचो, ये एयर पाइप्स हैं। फिर ये ट्रेकिया आगे जाके और भी पतली फाइन ट्यूब्स में ब्रांच हो जाती हैं जिन्हें कहते हैं ट्रैक्यूल्स। और यही है मैजिक पॉइंट। ये ट्रैक्यूल्स सीधा डायरेक्टली बॉडी के हर टिश्यू तक ऑक्सीजन लेके जाती हैं, डिफ्यूजन से, नो मिडलमैन। और इसी वजह से ये लाइन आती है, इसको अपने दिमाग में प्रिंट कर लो। द ब्लड ऑफ अ कॉकरोच, जिसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं, प्लेज एब्सोल्युटली नो रोल इन रेस्पिरेशन। जीरो, कुछ नहीं। क्यों? सिंपल, क्योंकि ऑक्सीजन तो डायरेक्ट टिश्यूज तक पहुंच गई ना ट्रेक्यूल्स के थ्रू। ब्लड की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये हमसे एक फंडामेंटल डिफरेंस है। हमारा ब्लड ऑक्सीजन का टैक्सी है, इसका ब्लड रेस्पिरेशन के मामले में इज ऑन अ हॉलिडे। तो फिर इसका ब्लड करता क्या है? न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन कैसे? इसके पास हमारी तरह प्रॉपर ब्लड वेसल्स यानी नसें नहीं हैं। इसीलिए इसके सिस्टम को कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका जो ब्लड है यानी हीमोलिम्फ, वो एक ओपन बॉडी कैविटी में बहता है जिसका नाम है हीमोसील। सोचो, इसके सारे ऑर्गन्स लिटरली इस खून के पूल में डूबे हुए हैं। दे आर बेदिंग इन हीमोलिम्फ। और हाँ, इसका ब्लड रेड नहीं होता, इट्स कलरलेस, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन या आरबीसीज नहीं होते। और अब आते हैं हार्ट पे, और यहाँ पे आप शॉक हो जाओगे। हमारे पास कितने चेम्बर्स हैं हार्ट में? 4, राइट? कॉकरोच के पास कितने हैं? गेस करो। 13। कैन यू बिलीव दैट? इसका हार्ट लंबा सा मस्कुलर ट्यूब जैसा होता है और उसमें पूरे 13 फनल शेप्ड चेम्बर्स होते हैं। ये उसकी बॉडी की मिड डॉर्सल लाइन यानी पीठ की तरफ थोरैक्स से एब्डोमेन तक फैला होता है। 13 चेम्बर्स, दैट्स इनसेन। ओके, नेक्स्ट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पे, एक्सक्रीशन एंड द नर्वस सिस्टम। इसमें हम 2 चीजें समझेंगे। एक, कि ये अपनी बॉडी से कचरा कैसे साफ करता है, और दूसरा, इसका ब्रेन और नर्व्स कैसे काम करते हैं, हाउ इट कंट्रोल्स एवरीथिंग। एक्सक्रीशन की बात करें तो मेन हीरो कौन है? वही मालपिजियन ट्यूब्यूल्स, याद है, जो मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पे थे। ये ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? हीमोलिम्फ में से यानी ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को सोख लेते हैं और उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं यूरिक एसिड में। और क्योंकि ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है, इसलिए कॉकरोच को हम कहते हैं यूरिकोटेलिक। सिंपल। कुछ सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं जैसे फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोज ग्लैंड्स, जो थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं, बट द मेन प्लेयर इज मालपिजियन ट्यूब्यूल्स। अब आते हैं नर्वस सिस्टम पे। इसका सिस्टम एक सीधी लैडर जैसा है। ये बना है सीरीज ऑफ गैंग्लिया से, जो हर सेगमेंट में अरेंज्ड हैं, और ये सब एक दूसरे से पेयर्ड लॉन्जिट्यूडिनल कनेक्टिव से जुड़े हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पूरा सेटअप बॉडी के वेंट्रल साइड पर है, पेट की तरफ। हमारा कहाँ होता है? डॉर्सल साइड, पीठ की तरफ, बिल्कुल उल्टा। और इसका एक बहुत ही वियर्ड सा कॉन्सिक्वेंस है। सुना होगा ना कि कॉकरोच का सर काट दो तब भी वो कुछ दिन जिंदा रहता है। वो इसी वजह से, क्योंकि उसका ब्रेन तो सर में है बट मेजर नर्वस कंट्रोल पूरी बॉडी में फैला हुआ है, स्पेशली ऑन द वेंट्रल साइड, सो द बॉडी कैन स्टिल फंक्शन फॉर अ व्हाइल। और इसकी आंखें, वाओ, इसके पास कंपाउंड आईज हैं, और हर एक आंख में, गेट दिस, लगभग 2000 हेक्सागोनल यूनिट्स होते हैं। इन छोटी छोटी यूनिट्स को कहते हैं ओमैटिडिया। इसकी वजह से इसका विजन हम जैसा नहीं होता, इसे मोज़ेक विजन कहते हैं। मतलब वो एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज नहीं बल्कि कई सारी छोटी छोटी इमेजेस देखता है। इस विजन का रेजोल्यूशन बहुत खराब होता है, मतलब पिक्चर क्लियर नहीं होती, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है। थोड़ी सी भी मूवमेंट या लाइट को डिटेक्ट कर लेता है। अंधेरे में एक्टिव रहने के लिए दिस इज अ परफेक्ट सुपर पावर। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पे, सेक्शन 5, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। चलो देखते हैं कि इनकी नेक्स्ट जनरेशन कैसे आती है।
वील कवर द मेल एंड फीमेल सिस्टम्स और इनकी पूरी लाइफ साइकिल। कॉकरोच का डेवलपमेंट हमारे जैसा डायरेक्ट नहीं होता। इसकी डेवलपमेंट का एक स्पेशल नाम है पाउरोमेटाबॉलिस। इसका सीधा सा मतलब है डेवलपमेंट थ्रू अ निम्फल स्टेज। होता क्या है, अंडा फूटता है और उसमें से निकलता है एक निम्फ। ये निम्फ बेसिकली एक छोटा सा कॉकरोच है, लुक्स जस्ट लाइक द अडल्ट। बस दो चीजें मिसिंग हैं, विंग्स नहीं है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप्ड नहीं है। अब इस निम्फ को बड़ा होना है तो ये क्या करता है, ये मोल्टिंग करता है, अपनी पुरानी स्किन को उतार के फेंक देता है। और ये प्रोसेस 13 बार होता है, 13 टाइम्स। हर मोल्टिंग के बाद वो थोड़ा बड़ा हो जाता है और फाइनली 13th मोल्टिंग के बाद वो बन जाता है एक फुल फ्लेज्ड विंग्ड सेक्सुअली मैच्योर अडल्ट। अब ये जो एग्स हैं, ये ऐसे ही नहीं दिए जाते। फीमेल कॉकरोच फर्टिलाइज्ड एग्स को एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल में पैक करती है। इस कैप्सूल का नाम है ऊथिका। ये डार्क रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अब नंबर्स पे ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है। एक ऊथिका के अंदर ऑन एवरेज 14 से 16 अंडे होते हैं और एक फीमेल अपनी पूरी लाइफ में ऐसी 9 से 10 ऊथिकाएं प्रोड्यूस करती है। सो ये डेटा पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, 14-16 एग्स पर ऊथिका एंड 9-10 ऊथिकाएं पर फीमेल। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आखिर में सवाल उठता है, What is the importance of a cockroach? Well, सच कहूँ तो हमारे लिए इसका कोई पॉजिटिव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है। इनफैक्ट उल्टा है, ये सीरियस पेस्ट्स हैं। ये हमारे खाने को स्पॉइल करते हैं, उसे कंटैमिनेट करते हैं अपने स्मेली एक्सक्रीटा से। और सबसे डेंजरस बात, दे एक्ट एज मैकेनिकल वेक्टर्स फॉर मेनी बैक्टीरियल डिजीजेस, यानी बीमारियों को एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं। तो ये था कॉकरोच का कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब हम लास्ट ऑर्गेनिज्म फ्रॉग पे मूव करते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो एनिमल टिश्यू और कॉकरोच के बाद अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के बिल्कुल फाइनल टॉपिक पर, और वो है द फ्रॉग। चलो इसको भी एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। रेडी हो? फुल एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। ओके, तो अब हम अपने लास्ट ऑर्गेनिज्म फ्रॉग पे फोकस करने वाले हैं। बट इसमें जंप करने से पहले एक क्विक सा रोड मैप देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे। इससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। तो देखो, हम शुरू करेंगे उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से, यानी वो बाहर से कैसा दिखता है। फिर हम डाइव करेंगे उसके सारे इंपॉर्टेंट सिस्टम्स में, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस और हाँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी। रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सेक्शन 1, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। चलिए सबसे पहले फ्रॉग की आउटसाइड स्टोरी को समझते हैं। देखते हैं कि एक फ्रॉग बाहर से कैसा दिखता है, उसकी स्किन कैसी होती है, बॉडी पार्ट्स क्या हैं, सब कुछ। तो क्लासिफिकेशन से शुरू करें तो फ्रॉग का फाइलम है कॉर्डेटा और क्लास है एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब ही होता है ड्यूअल लाइफ, मतलब ये लैंड और फ्रेश वाटर दोनों जगह आराम से रह सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है पोइकिलोथर्म्स। इसका सीधा सा मतलब है कोल्ड ब्लडेड। ये ना अपने बॉडी टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के हिसाब से कंट्रोल नहीं कर पाते, और इसी वजह से जब बहुत गर्मी होती है तो ये एस्टिवेशन यानी समर स्लीप में चले जाते हैं, और जब बहुत सर्दी होती है तो हाइबरनेशन यानी विंटर स्लीप में। एक और चीज नोटिस करो, इनकी बॉडी में सिर्फ हेड और ट्रंक होता है, नेक और टेल वो नहीं होते। अब आते हैं इसकी स्किन पर। आपने कभी फ्रॉग को टच किया है? उसकी स्किन हमेशा मॉइस्ट, स्मूथ और थोड़ी स्लिपरी होती है। ऐसा म्यूकस की वजह से होता है। इसकी जो ऊपर की साइड है यानी डॉर्सल साइड, वो ऑलिव ग्रीन होती है और उस पर डार्क स्पॉट्स होते हैं। ये कैमोफ्लाज में यानी छुपने में इसकी बहुत हेल्प करता है। और जो नीचे की साइड है वेंट्रल साइड, वो यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर की होती है। चलो अब इसके सेंसरी ऑर्गन्स और लिम्स देखते हैं। इसकी आंखें यानी आईज थोड़ी बल्ज्ड होती हैं, बाहर की तरफ निकली हुई, और उन पर एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होता है। ये ऐसा समझ लो कि एक ट्रांसपेरेंट आईलिड है जो पानी के अंदर इसकी आंखों को प्रोटेक्ट करती है। हम लोगों जैसे एक्सटर्नल ईयर्स तो नहीं होते, पर एक टिम्पैनम होता है जो सुनने का काम करता है। आगे के जो हाथ हैं 4 लिम्स, उनमें 4 डिजिट्स होते हैं, और पीछे के जो पैर हैं हिंड लिम्स, उनमें 5 डिजिट्स होते हैं। हिंड लिम्स काफ़ी बड़े और मस्कुलर होते हैं और उनके बीच में वेबिंग होती है जो इसे स्विमिंग में हेल्प करती है। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि हम एक मेल और फीमेल फ्रॉग में डिफरेंस कैसे पता करें। बहुत सिंपल है। मेल फ्रॉग्स के पास 2 स्पेशल फीचर्स होते हैं। एक तो है वोकल सैक्स, जिनकी हेल्प से वो क्रोकिंग साउंड निकालते हैं, और दूसरा है कॉपुलेटरी पैड। ये उनके 4 लिम्स के पहले डिजिट पर एक स्वेलिंग जैसा होता है जो मेटिंग के टाइम फीमेल को होल्ड करने में यानी एम्प्लेक्सिस में हेल्प करता है। तो एक्सटर्नल फीचर्स तो हमने देख लिए,
अब चलो फ्रॉग के अंदर चलते हैं और उसके इंटरनल सिस्टम्स को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रॉग का डाइजेशन और रेस्पिरेशन आखिर काम कैसे करता है। देखो, फ्रॉग एक कार्निवोर है, मतलब ये इंसेक्ट्स खाता है, इसलिए इसका एलिमेंट्री कनाल यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट छोटा होता है। फूड का पाथ काफी सिंपल है। फूड सबसे पहले बकल कैविटी में जाता है, फिर फेरिंक्स से होता हुआ ईसोफेगस में और वहां से स्टमक में। स्टमक में HCl और गैस्ट्रिक जूसेस से पार्शियल डाइजेशन होता है। उसके बाद फूड इंटेस्टाइन में जाता है, फिर रेक्टम और फाइनली क्लोएका से बाहर निकल जाता है। अब ये क्लोएका क्या चीज है? ये एक बहुत ही यूनिक और एफिशिएंट स्ट्रक्चर है। सोचो, ये एक कॉमन चेंबर है, एक सिंगल ओपनिंग जिससे 3 अलग अलग चीजें पास होती हैं, फीकल मैटर, यूरिन और तो और गैमीट्स भी, यानी स्पर्म या ओवा। एक ही एग्जिट से सब कुछ। फ्रॉग की सबसे कूल चीजों में से एक है इसका रेस्पिरेशन। इसके पास 1 नहीं 2 नहीं 3 तरीके हैं सांस लेने के। जब ये पानी में होता है तो अपनी स्किन से रेस्पायर करता है, जिसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। जब लैंड पर होता है तो लंग्स, जिसे पल्मोनरी कहते हैं, और अपनी बकल कैविटी दोनों से सांस ले सकता है। और याद है हाइबरनेशन और एस्टिवेशन? उस लंबी नींद के टाइम ये सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किन से ही रेस्पायर करता है। अमेजिंग, राइट? चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि फ्रॉग की बॉडी में ब्लड कैसे फ्लो करता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं वो रिमूव कैसे होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। फ्रॉग का हार्ट हमसे अलग होता है। हमारा 4 चेम्बर्ड है, बट फ्रॉग का हार्ट 3 चेम्बर्ड होता है। इसमें 2 एट्रिया होते हैं, पर वेंट्रिकल सिर्फ एक ही होता है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? यही कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों वेंट्रिकल में आकर मिक्स हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं मिक्स्ड सर्कुलेशन। तो ब्लड का पाथ कैसा है? देखो, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के जरिए राइट एट्रियम में आता है। उसी टाइम लंग्स से फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है। फिर दोनों एट्रिया से ये ब्लड उस सिंगल वेंट्रिकल में जाकर मिक्स हो जाता है और फाइनली वेंट्रिकल इस मिक्स्ड ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कर देता है। यहाँ साइनस वेनोसिस जैसे स्ट्रक्चर्स ब्लड कलेक्ट करते हैं और कोनस आर्टेरियोसिस जैसे स्ट्रक्चर्स उसे आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम फ्रॉग के ब्लड को देखें तो उसमें प्लाज्मा, WBC, प्लेटलेट्स सब होता है, पर एक बड़ा डिफरेंस है। इनके RBCs में न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लिएटेड RBCs हैं, जबकि हमारे RBCs में न्यूक्लियस नहीं होता। इसके अलावा इनमें 2 स्पेशल पोर्टल सिस्टम्स भी होते हैं। एक है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो इंटेस्टाइन और लिवर को कनेक्ट करता है, और दूसरा है रीनल पोर्टल सिस्टम जो लोअर बॉडी पार्ट्स और किडनीज को कनेक्ट करता है। अब आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। इसमें पेड, किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और वही क्लोएका सब आते हैं। एक की पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखना है वो ये कि फ्रॉग एक यूरियोटेलिक एनिमल है, मतलब ये अपनी वेस्ट को यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट करता है। और हाँ, मेल फ्रॉग्स में एक स्पेशल चीज है। यहाँ जो यूरेटर्स हैं वो सिर्फ यूरिन ही नहीं बल्कि स्पर्म भी कैरी करते हैं, इसीलिए इन्हें यूरिनोजेनिटल डक्ट भी कहा जाता है। चलो अब हम अपने बिल्कुल आखिरी सेक्शंस पर आ गए हैं, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन। अब हम समझेंगे कि फ्रॉग का ब्रेन कैसे काम करता है और इनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसा होता है। फ्रॉग का नर्वस सिस्टम काफी वेल डेवलप्ड होता है। इसके ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहले फोरब्रेन, जिसमें ऑल्फैक्टरी लोब्स स्मेल के लिए, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स थिंकिंग के लिए और डायनसेफ्लॉन होते हैं। फिर आता है मिड ब्रेन, जिसमें ऑप्टिक लोब्स होते हैं विजन के लिए, और आखिर में हिंड ब्रेन, जिसमें सेरेबेलम बैलेंस के लिए और मेडुला ऑब्लोंगाटा होते हैं। और इस ब्रेन से 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकलते हैं जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। ये नंबर 10 पेयर्स जरूर याद रखना, ये नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें तो स्पर्म टेस्टीज में बनते हैं, वहां से वासा एफरेंशिया के थ्रू किडनी में एंटर करते हैं, फिर बिडर्स कैनाल से होते हुए यूरिनोजेनिटल डक्ट में जाते हैं और फाइनली क्लोएका से बाहर निकल जाते हैं। सो यू सी किडनी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कनेक्शन यहाँ कितना क्लोज है। आप अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो एक मैच्योर फीमेल फ्रॉग एक बार में, बिलीव इट और नॉट, 2500 से 3000 ओवा ले कर सकती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, यानी बॉडी के बाहर पानी में, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब एग से डायरेक्ट फ्रॉग नहीं बनता। पहले एक टैडपोल लार्वा बनता है जो बाद में मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस से एडल्ट फ्रॉग में ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये फ्रॉग्स हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हैं?
पहली बात, ये हार्मफुल इंसेक्ट्स को खाकर हमारी क्रॉप्स को बचाते हैं। दूसरी बात, ये फूड चेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिससे हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहता है। और हाँ, कुछ कंट्रीज में इनके मस्कुलर हिंड लेग्स को फूड की तरह भी यूज किया जाता है। ओके, आखिर में एक पावरफुल रैपिड फायर राउंड हो जाए, इससे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। एनिमल टिश्यू, कॉकरोच और फ्रॉग सब एक साथ। स्क्रीन पर क्वेश्चंस हैं, जल्दी से इनके आंसर्स अपने मन में सोचिए। रेडी, गो। अगर आप इनमें से मेजॉरिटी के आंसर्स दे पाए हैं तो कंग्रेचुलेशंस, आपका चैप्टर एकदम स्ट्रांग है। एंड दैट्स अ रैप। इसी के साथ आपने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर को A to Z कंप्लीट कर लिया है। एनिमल टिश्यू, कॉकरोच और फ्रॉग, आई होप सब कुछ अब आपके लिए क्रिस्टल क्लियर है। अगर ये एक्सप्लेनर आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। अपने गोल नीट 2027 पर हमेशा फोकस्ड रहिए। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। कीप लर्निंग।